सोशल मीडिया पर हर्बल दवाइयों के लुभावने विज्ञापन देखकर आकर्षित हो जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये साइबर ठगों की कोई चाल हो सकती है और ये आपकी जेब काट सकते हैं। गुरुग्राम में साइबर पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम पुलिस की साइबर थाना टीम ने उद्योग विहार फेज 5 में छापेमारी कर वजन कम करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हर्बल दवाइयों के विज्ञापन चलाकर लोगों को वजन कम करने का झांसा देते थे। दवा खरीदने वालों को 100% रिफंड का वादा किया जाता था, लेकिन वजन कम न होने पर न तो पैसे लौटाए जाते थे, न ही ग्राहकों की शिकायत सुनी जाती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को ब्यूटिशियन, डाइटिशियन और डॉक्टर बताकर लोगों को गुमराह करते थे। वहीं शुरुआती जांच में गुजरात समेत कई राज्यों में करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा भी हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 102 मोबाइल फोन्स, 150 सिम कार्ड, 12 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। प्लॉट नंबर 770 उद्योग विहार फेज 5 गुरुग्राम में पहुंची थी, जिनकी असिस्टेंस के लिए उद्योग विहार पुलिस स्टेशन की टीम व साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट गुरुग्राम की टीम उनकी असिस्टेंस के लिए गई थी। अगर नदी में नहाने का आपको भी शौक है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नदी में नहाते समय आपको नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता है और फिर होगा वही जो पटना में गंगा स्नान करते हुए 3 युवकों के साथ हुआ। रिपोर्ट देखिए। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी घाट की हृदय विदारक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। गंगा नदी में स्नान करते हुए 3 युवक गहरे पानी में डूब गए। हालांकि घाट पर मौजूद गंगा स्विमिंग क्लब के सदस्यों ने तत्परता दिखाते हुए 2 युवकों को सकुशल बचा लिया, लेकिन एक युवक नदी की तेज धार में लापता हो गया। लापता युवक की पहचान खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के छोटी सिमराहा गाँव निवासी सत्यम कुमार के रूप में हुई है। लापता युवक की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सत्यम कुमार पटना के रानी घाट पर अपने 2 चचेरे भाइयों नवनीत कुमार और विशाल कुमार के साथ गंगा स्नान करने के लिए आया हुआ था। स्नान करते हुए ही नदी की गहराई का सही अंदाजा नहीं मिल पाने के कारण तीनों भाई अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। चीख पुकार सुनकर घाट पर मौजूद गंगा स्विमिंग क्लब के सदस्य तुरंत हरकत में आए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नवनीत और विशाल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन सत्यम तेज धार में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन लापता युवक की कोई खैर खबर नहीं मिली। हालांकि पुलिस और गोताखोर लगातार लापता युवक की तलाश कर रही है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंचे। सदगुरु ने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की विशेष पूजा अर्चना की। आपको दिखाते हैं। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने पूर्णिमा के पावन अवसर पर सोमवार को विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंचकर भगवान बुद्ध के विशेष दर्शन पूजा किए। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध के ज्ञान, करुणा और मानव कल्याण के संदेश को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार पहुँचने पर मुख्य भिक्षु वेनरेबल चालिंदा और बीटीएमसी के सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी सहित समिति के सदस्यों ने सदगुरु का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सदगुरु ने मुख्य गर्भगृह में जाकर भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित किए और दीप अगरबत्ती जलाकर श्रद्धा पूर्वक नमन किया। गर्भगृह में पूजा अर्चना के दौरान स्थानीय भिक्षुओं द्वारा किए गए पवित्र बौद्ध सूतों के पाठ से पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर हो गया। इसके बाद सदगुरु ने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध भिक्षुओं, लामाओं और जापानी बौद्ध प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, जहाँ शांति, पर्यावरण और अंतर धार्मिक सद्भाव पर चर्चा हुई। सदगुरु ने मंदिर की विजिटर बुक में संदेश देते हुए लिखा कि बुद्ध प्रकाश है। प्रकाश की पूजा नहीं की जाती, बल्कि उसे आत्मसात किया जाता है। आरा के श्री रामेश्वर नाथ भोले बाबा मंदिर के विशाल जीर्णोद्धार के मौके पर आयोजित 10 दिन की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य समापन हुआ। समापन के अवसर पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। आरा के बखोरापुर दक्षिण स्थित श्री रामेश्वर नाथ भोले बाबा मंदिर के विशाल जीर्णोद्धार और 10 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समापन के शुभ अवसर पर एक भव्य दुगोला सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन जय मां काली बखोरापुर काली मंदिर ट्रस्ट के गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर आयोजन समिति ने सभी मुख्य अतिथियों को शॉल और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए गाँव जवार से लगभग 20 से 25 हजार लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दुगोला कार्यक्रम में मुख्य मुकाबला उत्तर प्रदेश के बलिया से आए व्यास
स्वामीनाथ तिवारी और गोपालगंज के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यास विजेंद्र गिरी के बीच हुआ। दोनों दिग्गज कलाकारों ने अपने 15 साथी सहयोगियों के साथ एक से बढ़कर एक संगीत की प्रस्तुति दी। उनके बीच इस कड़े मुकाबले और संगीत के समा ने हजारों दर्शकों को रात भर झूमने और नाचने पर मजबूर कर दिया। धार्मिक अनुष्ठान के तहत सैकड़ों वर्ष पुरानी खंडित शिवलिंग और नंदी बाबा की प्रतिमा को मां गंगा में विशाल जल यात्रा और भजन कीर्तन के साथ विसर्जित किया गया। इसके बाद जयपुर राजस्थान से लाए गए विशेष स्फटिक पत्थर से निर्मित नई शिवलिंग और नंदी बाबा की प्रतिमा की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई। एक पंचायत समिति सदस्य की दबंगई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। छोटी सी कहासुनी को लेकर जनप्रतिनिधि इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने महिलाओं को घर में घुसकर मारा और 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। देखिए रिपोर्ट। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सातपुर गांव में एक पंचायत समिति सदस्य की दबंगई देखने को मिली है। आरोप है कि मामूली विवाद में पंचायत समिति सदस्य भीषण यादव ने घर में घुसकर मां बेटी समेत 3 महिलाओं को लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की। इस बर्बर घटना में घायल महिलाओं की पहचान लालू देवी, उनकी बेटी गुंजन कुमारी और संजू यादव के रूप में हुई है। पीड़िता के मुताबिक सड़क पर थूकने की एक मामूली विवाद को लेकर आरोपी पंचायत समिति सदस्य भड़क गया। जबकि महिलाओं ने गाली गलौज का विरोध किया तो उसने घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है और भी गंभीर है। उनका कहना है कि मारपीट के बाद आरोपी ने तीनों महिलाओं को 3 दिनों तक घर में ही बंधक बनाकर रखा और बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची साहेबपुर कमाल थाना पुलिस ने तीनों महिलाओं को घर से बाहर निकाला। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि किस तरह महिलाओं को पीट रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि लिखित आवेदन मिल चुका है और जाँच के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार को लेकर मोतिहारी के जिला अधिकारी काफी सख्त हैं। जमीन के कथित भ्रष्टाचार पर जिला अधिकारी ने जो कार्रवाई की है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। देखिए रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में चीनी मिल की जमीन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। इस मामले में जिलाधिकारी ने मोतिहारी सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी कृष्ण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पूरे सदर अंचल में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला भू हदबंदी परिमार्जन से जुड़ा हुआ है। आरोप ये है कि करीब 11 एकड़ जमीन के परिमार्जन को लेकर राजस्व कर्मचारी भू माफियाओं के साथ मिलकर बड़ा खेल कर रहे थे। इसके तहत सरकारी नियमावली का खुला दुरुपयोग किया गया। नियमों को ताक पर रख कर काम किया गया। जाँच में ये बात सामने आई कि राजस्व कर्मचारी कृष्ण कुमार ने हाईकोर्ट के एक आदेश की गलत व्याख्या, इसी गलत व्याख्या को आधार बना करके उन्होंने जमीन के परिमार्जन की अनुशंसा कर दी। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने गंभीरता से इसकी जांच करवाई, जिसमें वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार भ्रष्टाचार और सरकारी जमीन की हेराफेरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये निलंबन किया गया है। फिलहाल आरोपी राजस्व कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जाँच भी शुरू कर दी गयी है। पटना में रविवार के दिन सूफी की शाम ने समा बांध दिया। इस सूफी नाइट में आए मशहूर गायक सलमान अली ने ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आपको भी दिखाते हैं। पटना के ऐतिहासिक मनेर शरीफ में रविवार की शाम भव्य सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत सुल्तानुल मखदूम शेख कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी और मखदूम शाह दौलत मनेरी की दरगाह परिसर के कैफेटेरिया में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। महोत्सव का उद्घाटन मनेर विधायक भाई वीरेंद्र, दानापुर के एसडीएम और मनेर शरीफ खानकाह के गद्दी नशीन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा सभी मुख्य अतिथियों को शॉल और पौधा भेंट करके सम्मानित किया गया। इस सांस्कृतिक शाम का मुख्य आकर्षण रहे मशहूर गायक सलमान अली ने अपने दमदार आवाज और लोकप्रिय सूफी कलाम से ऐसा समा बांधा कि पंडाल में मौजूद हजारों श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए। देर रात तक दर्शक और श्रोता सूफियाना रंग में डूबे हुए नजर आए। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय कलाकार सत्य प्रकाश गुप्ता और अमित गुप्ता ने सूफियाना कलाम से की। इस भव्य आयोजन में गणमान्य लोग और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अगर आप बगहा के टाइगर रिजर्व के जंगल सफारी का प्लान बना रहे हैं तो जरा रुक जाइए। पहले जंगल सफारी से आई हमारी इस खबर को देखिए।
बगहा का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल सफारी में अगले कुछ दिनों तक सफारी वाहनों की रफ्तार थमने वाली है। वन विभाग ने मानसून की वजह से इस जंगल सफारी को बंद करने का फैसला लिया है। वन विभाग के आदेश के मुताबिक 29 जून से लेकर के आगामी 30 सितंबर तक जंगल सफारी पर रोक रहेगी। इसका मतलब ये है कि अब अगले 3 महीनों तक पर्यटक यहाँ पर बाघ सहित अन्य दुर्लभ वन्य जीवों का रोमांचक दीदार नहीं कर पाएंगे। अधिकारियों के अनुसार हर साल बारिश के मौसम में सुरक्षा के मद्देनजर और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास में किसी भी तरह का खलल न पड़े, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। मानसून के दौरान जंगलों के रास्ते चलने लायक नहीं रह जाते हैं, जिससे पर्यटकों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। जंगल सफारी पर रोक के साथ ही वन विभाग ने सभी तरह के टूरिज्म पैकेजेस को 30 सितंबर तक के लिए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का रोमांच एक बार फिर आगामी 1 अक्टूबर से ही शुरू हो सकेगा। हालांकि जो लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल सफारी का पहले से प्लान बना चुके हैं, वो लोग इस खबर से काफी नाखुश हैं। रांची की सावित्री खजूर कभी दूसरों की नौकरी करती थी, लेकिन आज वो खुद की बॉस हैं, आत्मनिर्भर हैं और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हैं। देखिए रिपोर्ट। रांची से सटे बेड़ो गांव की रहने वाली सावित्री खजूर आज महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी मिसाल बन चुकी हैं। कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाली सावित्री आज खुद की बॉस हैं और अपनी छोटी सी जमीन पर नर्सरी और जैविक दवाइयों का बिजनेस चलाकर हर महीने 50,000 रुपए से अधिक की कमाई कर रही है। सावित्री ने एनजीओ से ट्रेनिंग लेकर इस खास बिजनेस मॉडल को अपनाया। वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक चीजें जैसे कि गोबर, गोमूत्र और किचन के कचरे और सहजन के पत्तों का इस्तेमाल करके खुद अपने हाथों से ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र और अग्नि अस्त्र जैसी जैविक दवाइयां तैयार करती हैं और इन्हीं जैविक दवाइयों की मदद से अपने नर्सरी में 10 से 12 तरह के फलदार और कीमती पौधे उगाती हैं। उनकी नर्सरी में विशेष रूप से महोगनी के पौधे तैयार किए जाते हैं, जिसकी लकड़ी वाटरप्रूफ होती है और विदेशों तक भारी डिमांड है इसकी। इनके एक पौधे की कीमत 300 से 400 रुपए तक होती है। सावित्री की कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज उनकी एक बड़ी दुकान है, जहाँ वो इन जैविक दवाइयों को ब्रांडेड पैकेजिंग के साथ बेचती हैं। बक्सर के रामरेखा घाट पर इन दिनों गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। रामरेखा घाट से जश्न की ये नजारे देखिए। आद्र नक्षत्र के पावन मौके पर गंगा स्नान के लिए बक्सर के प्रसिद्ध रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जानकारों के मुताबिक आद्र नक्षत्र में गंगा स्नान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन श्रद्धालु आज भी पूरी आस्था के साथ कर रहे हैं। इस विशेष अवसर पर बक्सर के रामरेखा घाट सहित कई अन्य घाटों पर सुबह से ही उत्तरायण गंगा में स्नान का सिलसिला जारी है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। घाटों पर सुरक्षा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहाँ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और पुरोहितों को दान पुण्य भी कर रहे हैं। आद्रा नक्षत्र के इस धार्मिक महत्व को देखते हुए बक्सर में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ताड़िका राक्षसी का वध करने बक्सर आए थे, जिसके कारण इस घाट से लोगों को गहरी आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु घाट पर एकत्र होकर भगवान राम की कथा भी सुन रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो आप शिवहर के देकुली धाम चले जाइए, क्योंकि इस पौराणिक मंदिर को सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर जीर्णोद्धार कराया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के शिवहर जिले का प्रसिद्ध पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल देकुली धाम अब एक नए और भव्य स्वरूप में श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। राज्य सरकार ने करीब 14 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से इस प्राचीन शिव मंदिर का पूरी तरह से कायाकल्प और जीर्णोद्धार कराया है। इस मंदिर परिसर का विकास उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया गया है, जिसकी भव्यता, सुंदरता और आकर्षण पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। पूरे मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरत और आधुनिक तरीके से सजाया संवारा गया है, जहाँ लगातार मधुर भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। मंदिर के इस नए और अलौकिक स्वरूप को देखने के लिए अब यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सावन के महीने के अलावा आम दिनों में भी दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुँच रहे हैं। जिला प्रशासन भी इस स्थल के निरंतर विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि देकुली धाम के इस नए स्वरूप से न केवल लोगों की धार्मिक आस्था को बल मिला है, बल्कि इससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अब शिवहर को पूरे देश में एक नई और मजबूत पहचान मिलने की उम्मीद है।
बीपीएससी परीक्षा में 202वीं रैंक लाकर गोपालगंज के धीरज कुमार एसडीएम बनने जा रहे हैं। घर लौटने पर गांव में उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूल मालाओं की बारिश और खुशी से झूमते ग्रामीण, ये भावुक और गर्व करने वाला नजारा गोपालगंज के थावे प्रखंड के सहबजवा गांव का है, जहां बीपीएससी परीक्षा में 202वां रैंक हासिल कर एसडीएम बने धीरज कुमार के प्रथम आगमन पर पूरे गांव ने पलक पावड़े बिछा दिए। अपने लाडले की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर जहां मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, वहीं ग्रामीणों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। धीरज के पिता धर्मेंद्र पंडित विदेश में काम करते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी है। 3 भाइयों में सबसे बड़े धीरज ने तमाम आर्थिक तंगियों के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखी। पंजाब से बीटेक करने के बाद धीरज ने बीपीएससी की तैयारी शुरू की थी। वे फिलहाल बैंगलोर में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं और नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपनी मेहनत और कड़े संघर्ष के दम पर आखिरकार ये सफलता हासिल कर ली। धीरज की ये कामयाबी आज सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। गयाजी में 2 जंगली हाथी जंगल से भटककर ग्रामीण इलाके में पहुंच गए। हाथियों के आने से गन्नी पिपरा गांव में एक बार फिर 2016 की यादें ताजा हो गई। देखिए रिपोर्ट। गयाजी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गन्नी पिपरा गांव के पास जंगल से भटककर 2 जंगली हाथी आबादी वाले इलाके में पहुंच गए हैं। सोमवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने हाथियों को गांव के पास देखा, पूरे इलाके में हड़कंप और दहशत का माहौल कायम हो गया। राहत की बात यह है कि हाथियों ने अब तक किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है। लोगों के मुताबिक ये दोनों हाथी अपने झुंड से बिछड़कर इस अनजान क्षेत्र में आ गए हैं और काफी बेचैन और चिंतित नजर आते हैं। इस बीच बच्चों और लोगों की भारी भीड़ और शोर शराबे के कारण किसी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए इसकी सूचना गुरपा वन क्षेत्र के वन रेंजर और फतेहपुर थाना पुलिस को दी। वन रेंजर के अनुसार सूचना मिलते ही वन विभाग की विशेष टीम मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग की विशेष टीम का हाथियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास है। आपको बता दें कि इससे पहले 2016 में भी फतेहपुर थाना क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड घुसा था, जिसने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पूरी घटना को याद कर ग्रामीण एक बार फिर गहरे खौफ में है। कहते हैं कि जो वृक्ष जितना बड़ा होता है वो उतना ही झुका होता है, लेकिन दिल्ली से जो तस्वीरें आई हैं वो उसके एकदम उलट है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में एक व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी लगातार गार्ड को थप्पड़ मार रहा है, जबकि गार्ड खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है। धक्का मुक्की के दौरान गार्ड जमीन पर भी गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी उसकी पिटाई जारी रखता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना किस वजह से हुई और पुलिस की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। दिल्ली में देर रात एक बिल्डिंग में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के केशवपुरम के लॉरेंस रोड इलाके में देर रात एक बिल्डिंग में आग लग गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग के मुताबिक ये आग ग्राउंड फ्लोर पर लगे एक बिजली के मीटर में लग गई थी, जिसके बाद आग का धुआं ऊपर तक फैला। वहीं दमकल विभाग की टीम ने 3 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। देर रात 2 बजे के आसपास आग लगने की कॉल दमकल विभाग को मिली थी, पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इमारत की छत पर फंसे 3 लोगों को यानी कि गौरव, कायरा और इस दौरान इंदु बत्रा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये इमारत ग्राउंड फ्लोर और 4 मंजिलों की बनी हुई है। आधे घंटे में आग को बुझा लिया गया। हालांकि गनीमत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचकर 25 इलेक्ट्रिक बसें दान करने का ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट। तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में रविवार सुबह श्रद्धा और सेवा का अनोखा संगम देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और मंदिर प्रशासन के लिए बड़ी घोषणा कर दी। अनंत अंबानी ने न केवल सुप्रभात सेवा में हिस्सा लिया बल्कि परंपरा के अनुसार भगवान को अपने केश भी अर्पित किए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को करीब 27 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 इलेक्ट्रिक बसें दान करने का ऐलान किया। इस फैसले को श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इससे भविष्य में बेहतर और स्वच्छ परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। दर्शन के बाद मंदिर परिसर में वैदिक विद्वानों ने अनंत अंबानी को वेद आशीर्वादन प्रदान किया। मंदिर प्रशासन ने उन्हें शिवारी तीर्थ प्रसाद और पारंपरिक रेशमी शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। सिवान के सौरभ बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद जब गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सौरभ शेखर बीपीएससी पास कर श्रम प्रवर्तन अधिकारी बने हैं। सिवान के लकड़ी नीवगंज प्रखंड के माधोपुर टोला में उस वक्त जश्न का माहौल हो गया जब कृष्णावती देवी और रविंद्र प्रसाद के बेटे सौरभ शेखर ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा में सफलता का झंडा गाड़ दिया। सौरभ का चयन श्रम परिवर्तन अधिकारी यानी लेबर अफसर के पद पर हुआ है। इस बड़ी कामयाबी से पूरे क्षेत्र और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जब वो अपने पैतृक गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने सौरभ शेखर को अंग वस्त्र देकर और मिठाई खिलाकर भव्य रूप से सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसा होनहार बेटा हर घर में होना जरूरी है। जो संतान अपने माता पिता और गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हैं वह न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन करते हैं। आपको बता दें कि सौरभ शेखर ने 70वीं बीपीएससी में ये सफलता हासिल की है, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। आखिरकार इस मेहनत का फल उन्हें मिल ही गया। जहां एक तरफ लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ धनबाद के अशोक मंडल ने बैंक की आरामदायक नौकरी छोड़कर स्वरोजगार का रास्ता चुना है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं अगर कुछ अलग करने का जुनून हो तो नौकरी की सुरक्षित राह छोड़कर भी सफलता का इतिहास लिखा जा सकता है। धनबाद से आत्मनिर्भरता की ऐसी ही एक अद्भुत मिसाल सामने आई है, जहां कभी बैंक में महज 9,200 रुपए की नौकरी करने वाले अशोक मंडल आज अपनी मेहनत के दम पर एक सफल नर्सरी संचालक बन चुके हैं। अशोक मंडल ने साल 2014 में SBI की नौकरी छोड़ खुद का कारोबार शुरू करने का साहसिक फैसला लिया। अशोक ने साल 2019 में सिर्फ 10,000 पौधों से अपनी नर्सरी की शुरुआत की थी। आज उनकी मेहनत की बदौलत ये सफर 1.5 लाख से ज्यादा पौधों तक पहुंच चुका है। अशोक मंडल की इस विशाल नर्सरी में आज इंडोर प्लांट्स, फूल, फलों और सब्जियों की 200 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। और आज इनकी सफलता का दायरा सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि जामताड़ा, रांची, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और हजारीबाग समेत झारखंड के कई जिलों में यहाँ से पौधों की भारी सप्लाई होती है। इस नर्सरी ने न सिर्फ अशोक को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि दर्जनों भर लोगों के घर का चूल्हा भी इसी रोजगार से चल रहा है।